हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल IQ ब्रेन ट्रेनर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने टर्म फर्स्ट का मीन्स कुछ चैप्टर मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ चैप्टर हमने शुरू किया था। और उसके बाद से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट टर्म टू का मांग करने लगे, बोले कि टर्म टू सर, टर्म टू पढ़ाइए, टर्म टू पढ़ाइए। तो टर्म टू में कार्बन इट्स कंपाउंड का एक कमेंट आया था कि सर कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ाइए। उसका इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ कमेंट आए थे कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाइए। तो सबसे पहले हम आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाना चाहते हैं, और कार्बन इट्स कंपाउंड पढ़ा करके आपको हम समझाएंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कार्बन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन हम लोग लिखते हैं कार्बन। ठीक, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये कार्बन एक नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल। ठीक, इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 6, और एटॉमिक जो मास होती है 12। और जो कार्बन होता है ये इसके कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं, जैसे कार्बन C6 13, C6 14। ठीक है, तो ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और एक क्या है? ये नॉन मेटल है। ये पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसको हम C से डिनोट करते हैं, C कार्बन। ठीक है, और बात करते हैं तो देखिए ये बहुत ही हमारे निजी लाइफ में, हमारा जो भी लाइफ है, लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये कार्बन। ठीक है, तो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए इंपॉर्टेंस क्या क्या है कार्बन की। कार्बन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। जैसे कि ये फूड, मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। जैसे फूड में जैसे मान लीजिए स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च में भी कार्बन होता है। शुगर भी होता है, जैसे मालूम है शुगर का फार्मूला भी आप लोग को पता है ऑलरेडी, C6 करके होता है। और ये फैट में भी होता है, विटामिन में भी होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये सारी में क्या होता है, जितनी हम लोग फूड खाते हैं ना, सब कुछ जो भी हम खाते हैं उस सब में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं सब, मतलब जितनी भी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें हैं ना आपके सराउंडिंग में, तो उसमें क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। फ्यूल की बात करें, फ्यूल में भी कार्बन होता है। फ्यूल में इसमें वुड है, लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन होता है। कोल, कोयला में कार्बन। एल्कोहल C2H5OH में भी होता है, पेट्रोल में भी होता है। ये सारे क्या होते हैं? सारे में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड कमर्शियल आर्टिकल्स कुछ होते हैं, उसमें भी होते हैं। जैसे पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें होता है। सॉफ्ट साबुन में भी होता है। कॉस्मेटिक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें होता है। ऑयल में होता है, पेंट्स में होता है। इस सारे में क्या होता है? कार्बन होता है। टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े में, जैसे कॉटन होता है उसमें भी कार्बन। ऊल के कपड़े में, सिल्क में, लिनन में, रेयॉन, नाइलॉन, इस सब में क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और देखिए ड्रग्स में, दवा में, जैसे पेनिसिलिन, आपको पता है पेनिसिलिन ये आपका एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक था, तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। क्यूनिन, तो क्यूनिन क्या होता है? ये मलेरिया में यूज किया जाने वाला दवा है, इसमें भी होता है आपका इसमें भी होता है। एस्प्रिन, ये दर्द निवारक दवाई है, दर्द करने वाला पेन किलर है, तो इसमें भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। पॉइजन, अफीम, पॉइजन देखिए अफीम क्या एक पॉइजन है, तो नशा भी लोग करते हैं अफीम से, तो देखिए इसमें भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। परफ्यूम सेंट जो लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, उसमें भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है क्या? कार्बन से। वेनिलिन वनीला जो फ्लेवर आता है ना, वनीला फ्लेवर जो हम लोग आइसक्रीम यूज़ करते हैं, वनीला सेंट भी आता है, परफ्यूम भी आता है, तो इस सब में क्या होता है? जो वेनिलिन होता है ना, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। कैम्फर मीन्स कपूर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल, विस्फोटक, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन में भी क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट। डायनामाइट जो बम बनाने में यूज़ किया जाता है, मतलब एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजन मटेरियल है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? डाइज, कुछ कलर होते हैं, जैसे इंडिगो एक कलर है, कॉन्गो रेड भी एक कलर है। ये मैलेकाइट ग्रीन भी क्या होता है? एक कलर होता है। ये मतलब समझ लीजिए कि एक पर्पल, रेड, ग्रीन, ये सब कलर में भी क्या होता है? इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कुछ वार गैसेज यूज किए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उसमें भी जो मस्टर्ड गैस है, मीथेन गैस, उसमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोपिरसिन, ये भी क्या है? एक गैस है। ठीक है, कैसा गैस है? ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, जो इसको वार गैस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वार में यूज किया गया था। तो ये जो गैसेज हैं इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं कार्बन के। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है जैसे जो भी हमने बताया आपको, करेक्ट द एबव लिस्टेड कंपाउंड आर द प्लांट और एनिमल्स ओरिजिन एंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए ये जो भी चीज़ें प्लांट से एनिमल से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, बनती हैं, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और उसकी केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर सकते हैं कि जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ऑल द लिविंग थिंग प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। बेस्ड कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो इस पे बेस्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक बार बताते हैं हम लोगों को कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ये सारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं द अर्थ क्रस्ट हैव ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट का, अर्थ का सबसे ऊपर जो परत होता है उसमें 0.02% क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट है। उसकिस फॉर्म में? तो मिनरल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में। जैसे कि पेट्रोलियम लोग यूज करते हैं, कोयला के फॉर्म में। कार्बोनेट्स जैसे कोई भी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये सब बाई कार्बोनेट्स होते हैं ना, तो ये बाई कार्बोनेट्स के फॉर्म में, बाई कार्बोनेट्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो इसके फॉर्म में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब करा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये कुछ ही है, ठीक है। इसकी हम कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी एक लिमिट है, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बहुत ही बड़ी चेन है। ये कई लाख है। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बहुत, मतलब ये कई लाख क्यों है? क्योंकि कार्बन क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बॉन्ड बनाता है, चेन बनाता है, बहुत सारे मतलब कार्बन से चेन बनाता है, मतलब चेन बनाकर कंपाउंड बनता है। इसलिए कार्बन जो कंपाउंड है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे देख लीजिए कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे बने। किससे बने? शेयरिंग से बने। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, एक होता है कोवैलेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। दूसरी चीज कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको बोलेंगे क्या? टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो कार्बन ऑलवेज शोज टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कैटनेशन, इसकी एक प्रॉपर्टी है कैटनेशन, प्रॉपर्टी टू बाइंड विथ अदर कार्बन एटम। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है कि अदर कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम सबको क्या करता है? बाइंड करता है, बांधता है, जैसे ऐसे करके, ठीक है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, ठीक है, ऐसे बांधता है। तो इसको कैटनेशन की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसकी पास क्या है? कैटनेशन प्रॉपर्टीज। कैटनेशन आबंध यानी बॉन्ड बनाने की इसके अंदर क्या है? प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कैटनेशन प्रॉपर्टीज। दूसरी बात करते हैं इसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्ड देख लीजिए क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए कोवैलेंट बॉन्ड करा कि बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में मतलब 3 टाइप के बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो चलिए
सबसे पहला है हम लोग का क्या, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। बहुत ईजी है, जिसमें क्या होता है एक ही मतलब एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर क्या होता है, शेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बना करके इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल बात करें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे एक मैंने हाइड्रोजन बनाया, ठीक, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन बनाया, मान लीजिए मैंने एक और हाइड्रोजन बनाया, ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, तो ये 1 1 हो गया, इसको चाहिए एक, ठीक, दोनों एक पेयर ये बना लिया, ये अपना एक बना लिया, तो इसके पास क्या बनेगा, H का ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, और इसके पास जब एक पेयर मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग हो रही है, क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, यहाँ बनेगा क्या, सिंगल बॉन्ड। देखिए क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम has only one electron in its outermost shell and requires one more electron to acquire the nearest noble gas. Clear? The nearest noble gas configuration of helium. तो मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और एक और हाइड्रोजन एटम है, उसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को जब मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक, समझ रहा है, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो उसके बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, Cl2 मान लीजिए बना है क्लोरीन ना, Cl2, तो Cl2 जो ये मॉलिक्यूल है, इसमें भी क्या होता है, Cl दोनों में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में जिसकी वैलेंसी क्या हो, जिसकी आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, उसी की वैलेंसी क्या होती है, उसी की जो उसी के अंदर क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, मैंने कहा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। देखिए मैंने आपको क्लोरीन के बारे में बताया भी, लेकिन फिर से मैं एक और बता रहा हूं एग्जांपल, चलिए देख लेते हैं, एक और देख लीजिए क्लोरीन का। इसमें लिए क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने लगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7। फिर एक और क्लोरीन एटम लेता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। सब जितने भी एटम्स होते हैं सारे क्या चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो नियरेस्ट नोबल गैस को पा जाए। तो यहाँ पे देखिए ये भी इससे एक ले लिया, तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसमें इसकी बैलेंसी कितनी 2 8 और 7 होती है, 2 8 7, इसको भी 2 8 7। लेकिन जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 8 8। ये ले लिया तो इसकी भी 2 8 8, तो नियरेस्ट नोबल गैस के फॉर्म में चला गया। तो इसका मतलब ये Cl जो मॉलिक्यूल होता है, Cl जो होता है एटम, उसमें Cl सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। टोटल 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की बात करते हैं। डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का भी शेयर कितने होंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर होंगे। इट इज रिप्रेजेंट बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या होता है, O2 जो है ना, O2, इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में डबल है। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल को और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 और 2 and 6, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 2 और 8 होता है। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितनी होती है, 2 and 8 होती है।
सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज़ हम करेंगे, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इससे 2 ले लेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा, ये 2 इससे ले लेगा, इसके पास 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की शेयरिंग हो रही है, तो 2 की जब शेयरिंग हो तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर को हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, देखिए कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जैसे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसको ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को सबसे पहले जानिए वैलेंसी कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो नाइट्रोजन 7, 2 एंड 5, ठीक है। नियरेस्ट इसका क्या है, नियॉन ही है, तो 8 है। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है करने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज खोल के देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए n मैंने क्या बैलेंस इसका बताया, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 एंड 5। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 1 2 3, क्लियर, 2 3 टोटल 5 हो गया। फिर हम बात करते हैं एक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लिए, एटम ले लिए, 1 2 3 और 2 5। अब इसको ये 3 ले लेगा तो इसके पास 5 3 8 हो जाएगा, इसके ये 3 ले लेगा तो इसके पास 5 3 8 हो जाएगा। टोटल कितने शेयरिंग हुआ, तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। वैसे एल्युमिनियम होता है तो मतलब एल्युमिनियम में नहीं, लेकिन मतलब इसमें क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो Al3+ होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। करेंगे नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर अ स्टेबल कन्फिगरेशन। मैंने बता दिया कि स्टेबल कन्फिगरेशन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। नियरेस्ट नोबल गैस का नियॉन होता है, दिस इज डन बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं स्पेशली कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है, उसको हम लोग को अच्छे से समझना है। तो टेट्रा वैलेंसी में देखिए क्या है, कह रहा है कि एक कार्बन एटम्स हैज टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कार्बन का कितना होता है, C6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 एंड 4, आउटरमोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक वाले का जो होगा मोनो डाई टाई टेट्रा, इसका क्या हो जाएगा, टेट्रा वैलेंसी। तो ये मोनो डाई टाई टेट्रा, चौथे नंबर पर था टेट्रा, उसकी वैलेंसी 4 है तो टेट्रा वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। टोटल इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट सेल, बिल्कुल सही है। तो जो के सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने सी लिखा, C6, इसका होता है 2 एंड 4। तो ये के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए एल सेल 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एल सेल, बता दिए 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में है। देयरफॉर अ कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, it could gain 4 electron to form C4 anion or lose 4 electron to form C+ कैटायन। मतलब ये एनायन और कैटायन दोनों क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनायन बना लेगा, और लॉस कर देगा तो कैटायन बना देगा, ठीक है। अगर इसको लॉस कर दिया तो ये बनेगा C4+ कैटायन। और अगर इसको इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर लिया, तो C4- क्या बनेगा, एनायन। तो ये लेने और देने दोनों की कैपेसिटी रखता है। तरह की बट कार्बन अंडरगोज बॉन्डिंग बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दिस अलाउज इट टू बी कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या करता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4
कार्बन एटम से, ठीक है, और या ग्रुप ऑफ एटम से भी कंबाइन करके बनाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो एग्जांपल में सबसे शानदार एग्जांपल है मेथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। मेथेन मॉलिक्यूल में देखिए कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये देखिए ये 4 है, ऐसे 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ जाते हैं तो क्या बनाता है, ये मेथेन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक। ये मेथेन है। तो ये मेथेन मॉलिक्यूल क्या होता है, कार्बन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, इसके हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, और कार्बन के पास भी 1, 2, 3 और 4। तो देखिए इससे ये ले लिया हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये ले लिया इससे कंप्लीट हो गया, इससे ले लिया इससे कंप्लीट हो गया, ये ले लिया इसका कंप्लीट हो गया, और कार्बन सबसे ले लिया तो कार्बन की भी क्या हुई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है, शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बना रहा है, मेथेन मॉलिक्यूल। देखिए आप लिखा है thus it requires for 4 electron to acquire stable noble gases. Each of hydrogen atom has only 1 electron in its outermost shell and require 1 more electron to complete its outermost shell to acquire He configuration. हीलियम कॉन्फ़िगरेशन करेगा ना, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो हीलियम के पास जाना चाहिए, हीलियम के नज़दीक, क्योंकि वो हीलियम उसका नियरेस्ट नोबल गैस है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो CH4 बनता है कैसे बनता है, H हो गया, C हो गया, फिर H हो गया, H हो गया और H हो गया। ये कैसे बना मैंने बता दिया कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इससे ले लेगा 2, इसका हीलियम नियरेस्ट हीलियम नोबल गैस है तो हीलियम ये कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ भी ये 2 लेके बना लिया, यहाँ भी ये 2 लेके बना लिया, और यहाँ भी हाइड्रोजन भी क्या कर लिया, 2 लेकर के बना लिया। और इसको जरूरत हुई तो सबसे क्या किया, 1-1 ले लिया, शेयरिंग हो गया। तो ये क्या है, टेट्रा वैलेंसी, और बना रहा है क्या, मेथेन, ठीक। कार्बन 1 रहेगा तो मेथेन बोलेंगे, 2 रहेगा तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे अब आपको बताएंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करें तो 6 होता है, 2 and 4 एटॉमिक नंबर 6, और 2 and 4 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, 2 and 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहा कि ये मैंने जो आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने दोनों का आपको बताया। कह रहा कि दस ईच कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 एंड ईच ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स 2। देखिए जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनको कितने की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की, यानी 4 वो लेगा तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो चलिए हम CO2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। C को चाहिए कितना, 4 चाहिए, ये 4 मैंने बना दिया। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, इसके पास ऑलरेडी 6 है तो इसको 2 ही तो चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 चाहिए। देखिए इजीली देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए बहुत ईजी समझना इसको, तो देख सकते हैं ये ऑक्सीजन से कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा। ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसकी जब जरूरत है कार्बन को तो ये दोनों से क्या करेगा, इसे उठाएगा और ले लेगा। तो C कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की 2-2 पेयर की, तो यहाँ पे कितना होगा, C11O। इसका मतलब ये कि C का ये 4 है, इससे जुड़ गया तो ये 4 ले लिया, इससे ले लिया। इसका मतलब C का ऑक्टेट कंप्लीट और इन सबों का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो C11C11O, ये बनेगा आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2-8, इसका भी हो जाएगा 2-8, इसका भी कितना हो जाएगा 2-8, तीनों का 2-8 कंप्लीट, यानी ये नियरेस्ट नोबल गैस में हो जाएंगे। वैसे ही एग्जाम्पल और भी है आपका एसिटिलीन गैस का। देखिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल,
ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल में क्या है, इसकी अगर बात करें कार्बन एटम्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, एंड हाइड्रोजन एटम हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो करा कि कार्बन शेयर 1 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही है, कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक ही पेयर से शेयर करता है तो क्या बनाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर करा कि कार्बन शेयर 1 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। ईच कार्बन then require 3 more electron to acquire a stable configuration of nearest noble gas neon। मतलब जितने भी कार्बन एटम होते हैं सबको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सी है आपका, सी है आउटर मोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन, एच है आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंप्लीट करना है ऑक्टेट, तो देख सकते हैं हमको बनाना एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, ठीक, तो ये हाइड्रोजन इसका, हाइड्रोजन का ये आपका देखिए 1 ये भी हाइड्रोजन 1 अभी इसकी अगर इसको ले भी लेता तो इसके पास कितनी होगी, यानी 6 ही कार्बन की वैलेंसी तब 6 ही हो पाएगी, यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में हो पाएंगे। तो अभी देखिए आगे क्या करता है, ये कार्बन एक और कार्बन को लेता है और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन 1 इससे ले लेगा, हाइड्रोजन 1 इससे, हाइड्रोजन की कंप्लीट। और ये आपके कितने हैं टोटल 6, और यहाँ पे ये ले लिए किससे, इस हाइड्रोजन से 1 यानी टोटल ये CH, यानी लिख सकते हैं CH ट्रिपल वन CH, यानी ये CH ट्रिपल वन CH ये क्या है आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं C2H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो बन रहा है ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका कार्बन के टेट्रा वैलेंसी का, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग का है अकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये अकरेंस ऑफ कार्बन क्या होता है, अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन कहाँ कहाँ अकर होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे पहले नेचर में फ्री स्टेट में एज एलिमेंट समझ लीजिए, एज एलिमेंट मतलब कार्बन ये फ्री स्टेट में हो गया। और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट, कौन सा स्टेट, कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स विथ अदर एलिमेंट्स। तो ये 2 स्टेट में होता है, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में कम, लेकिन कंबाइंड स्टेट में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। पर फ्री स्टेट की बात करते हैं, करा कि ये मतलब फ्री स्टेट में 2 ही नेचर में मेनली प्रेजेंट होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये फ्री स्टेट में ये 2 ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो और बात करते हैं कंबाइन स्टेट की, तो कंबाइन स्टेट में करा कि ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बोनेट्स, बहुत सारे कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे लाइक ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वुड, कॉटन, वूल। तो कंबाइंड स्टेट में बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे होते हैं कंबाइंड स्टेट में। और फ्री स्टेट में मैंने बताया कि डायमंड एंड ग्रेफाइट स्पेशली होता है। और एक और नेचुरल अकरिंग मतलब फॉर्म है कार्बन का जो है बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है, जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया था अभी, क्लियर। तो ये आपका फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। फ्री स्टेट में बहुत कम होता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में हर जगह कार्बन होता है। कंबाइंड स्टेट में मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत सारे शुरू में जब मैं चैप्टर शुरू किया हूँ तभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या हैं?
ठीक है। तो एलोट्रॉप्स की बात करें तो कह रहा कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर भी देख लीजिए द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज नोन एज एलोट्रॉपी। इट इज नोन एज एलोट्रॉपी। कह रहे कि कार्बन शोज एलोट्रॉपी, कार्बन एलोट्रॉपी शोज करता है क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होती है, इसलिए कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप पाए जाते हैं। सच एज डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एन एलिमेंट और एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है। कह रहा कि कार्बन सोच एलोट्रॉपी, कार्बन क्या सोच करता है, एलोट्रॉपी सोच करता है क्योंकि बहुत सारे एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं कार्बन के। कह रहा कि द वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन कौन होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरेन, ओके। और एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। तो एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म में अंतर होता है। देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, एमॉर्फस फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल में वुड चारकोल, बोन चारकोल, कई तरह के चारकोल होते हैं, एनिमल चारकोल, और मतलब बहुत सारे चारकोल होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एमॉर्फस फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है, एमॉर्फस फॉर्म। एनिमल चारकोल जो होता है देखिए, तो एक होता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये जो चारकोल फॉर्म होता है, कोक फॉर्म होता है, कोल फॉर्म होता है, ये नेचुरली भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है। लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये दो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं किसके, कार्बन के। कौन कौन, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द कोवैलेंट क्रिस्टल। देखिए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट क्रिस्टल होते हैं, बट दे डिफर कंसिडरेबली इन देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, डायमंड ग्रेफाइट में कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ है, जल्दी देख लेते हैं। तरह की इट अकर्स नेचुरली इन फ्री स्टेट, यानी डायमंड फ्री स्टेट में होता है, ग्रेफाइट नेचुरली एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली, यानी दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी नेचुरली भी प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, ठीक है। डायमंड की बात करें, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये डायमंड। ग्रेफाइट की बात करें तो इट इज सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच, ये सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, बहुत ही मतलब कोमल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हार्डेस्ट होता है आपका डायमंड होता है। डायमंड की बात करें, इट इज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, 3.5 होती है इसकी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। बट ग्रेफाइट की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, 2.3 होती है, तो कम होती है डेंसिटी। कह रहा है डायमंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हाई होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, हाई होती है, 2.45। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 2.45 हाई होती है। और ग्रेफाइट की बात, इट इज ब्लैक इन कलर एंड ओपेक। अब देखिए ब्लैक कलर हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, इसमें कोई भी लाइट की रेज पास नहीं कर पाती है। डायमंड की बात करें, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए डायमंड की बात करें तो डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पास कर पाती है लेकिन हीट पास कर पाता है। बट ग्रेफाइट में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या होती है, इजिली पास कर जाती है। देखिए डायमंड इट बर्न्स इन द एयर एट 900 डिग्री सेल्सियस टू गिव CO2। अगर डायमंड को 900 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बट अगर हम ग्रेफाइट को 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाएगा। डायमंड देखिए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है और ये हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। अभी दोनों क्रिस्टल को मैं आपको शो करके दिखाता हूँ 3D फॉर्म में, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, ये किसी भी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है।
इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्डिनरी सॉल्वेंट। जो ऑर्डिनरी सॉल्वेंट होंगे ना उसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी मतलब जो मैन मेड होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल, तो उसमें क्या होगा, ऑर्डिनरी में ये इनसॉल्युबल होगा। ये कोई भी सॉल्वेंट हो ना सब में इनसॉल्युबल होगा डायमंड, ठीक है। कह रहा कि these differences in the properties of diamond and graphite are due to the difference in their structure। ये जो डिफरेंसेस है ना, ये सारे डिफरेंसेस उसके स्ट्रक्चर की वजह से हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल है, इसका हेक्सागोनल है, तो स्ट्रक्चर की वजह से ही, ठीक है, ये दोनों क्या है एक दूसरे से, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंस है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है दोनों की। डायमंड इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू इट्स नेबरिंग कार्बन एटम्स बाय 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है किसमें, तो डायमंड में, ठीक है। बट ग्रेफाइट में देखते हैं, दिस लीड्स टू 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम आर अरेंज इन फ्लैट पैरेलल लेयर्स एज रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तरह की each carbon in the layer is bonded to 3 other carbon atoms by covalent bond. Graphite has 1 electron free or unshared. This is responsible for its property to conduct electricity। यही है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्होंने बताया कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास कर जाती है। बट ऐसा डायमंड में नहीं होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है, ठीक है। The layers are held together by weak van der Waals force। इसमें देखिए, इसमें weak van der Waals force होते हैं। This allows each layer to slide over the other layer। Due to this types of structure, graphite is soft and slippery and is used as lubricant। ये lubricant में के भी काम में आता है, ठीक है। इसमें weak van der Waals force होता है, ठीक है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन इट। मैंने बता दिया कि इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही इसमें क्या होता है, इजिली इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है। बकमिस्टर फुलरेन की बात करें तो C60 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कंटेन 60 कार्बन एटम्स, में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में वॉलीबॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट 26 मेंबर्ड रिंग हेक्सागोन्स एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स पेंटागोन्स। अभी स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ तीनों का। द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द जियोडेसिक डोम्स डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। देखिए, एक यूएस के आर्किटेक्ट थे, वही उन्होंने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था। दिस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज नेम्ड एज बकमिस्टर फुलरेन। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ओनली 60 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें एज कम्पेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। इट इज नाइदर वेरी हार्ड लाइक डायमंड नॉर वेरी सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। मतलब ये दोनों के बीच का होता है, ना ही ये ग्रेफाइट होता है, ना ही ये डायमंड होता है, दोनों के बीच का होता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं बकमिस्टर फुलरेन्स, ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, यह स्ट्रक्चर है आपका किसका, तो ये है आपके स्ट्रक्चर डायमंड का, ठीक है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक क्रिस्टल होता है, और ये जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके मॉलिक्यूल होते हैं जाइंट फॉर्म में, मतलब ये वेरी बिग मॉलिक्यूल, मतलब बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अगर हम बात करें डायमंड की, तो ये जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो जितने भी कार्बन एटम्स इसमें कंबाइन हैं, सारे क्या हैं, 4 कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सभी कार्बन एटम क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बनाए हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड जैसे देख सकते हैं, एक कोवैलेंट मतलब ये 4 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, ठीक है, और 1 कार्बन एटम यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की साइड में, ठीक है। तो ये 4 कार्बन एटम क्या होते हैं, ये कंबाइन हुए हैं, ठीक है। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बना रहा है आपका ऐसे करके, ये ठीक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन, इधर से देख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बना है। टेट्राहेड्रॉन इधर से ऊपर से देख लीजिए, ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बना है। कैसा स्ट्रक्चर है, तो टेट्राहेड्रॉन, ठीक है।
तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रॉन के साथ मतलब इसमें देखिए 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ कॉर्नर से बना हुआ, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि एक कार्बन एटम, इसमें जो भी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जो डायमंड के जो क्रिस्टल्स हैं, जो भी कार्बन एटम्स हैं इसमें, ये बहुत ही पावरफुली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ही पावरफुली बॉन्डेड होते हैं। कैसे? कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है? बहुत ही पावरफुली बॉन्डेड है, ठीक है। और इसी की वजह से जो डायमंड होता है ये बहुत ही रिजिड होता है, मतलब पावरफुली कोवैलेंट बॉन्डेड है, इसलिए ये क्या होता है? बहुत ही रिजिड होता है, जो स्ट्रक्चर की बहुत ही रिजिड होती है, ठीक है। और यही क्या करती है? इसको बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बनाती है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बनाती है। और इसमें जो वांडर वाल फोर्स होता है, ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वांडर वाल फोर्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वांडर वाल्स फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग वांडर वाल्स फोर्स होता है, ये भी कारण है इसका बहुत ही रिजिड होने का, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होने का, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होने का, ये भी क्या है? रीजन है, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं इसके यूजेज क्या क्या है, ठीक है। यूजेज, तो यूजेज में सबसे बड़ा यूज जो है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो, जैसे आप जानते हैं ड्रिलिंग, जो ऑयल वेल्स होते हैं, ऑयल के वेल्स होते हैं, बहुत बहुत गहरे गहरे ऑयल के वेल्स जो चट्टान वगैरह में खोदे जाते हैं, ठीक है। तो ऑयल वेल्स की ड्रिल करने में, ठीक है, ड्रिल करने में इसका यूज है कि बहुत ही हार्ड होता है, यानी ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, इसको मतलब हम कितना हो पीट दें ये जल्दी टूटता नहीं है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद से ड्रिलिंग वेल्स बोरर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। रॉक में जो बोर्स बनते हैं, ठीक है, तो इसमें बोरर्स का यूज करता है, जो रॉक में बोर किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्लास कटर, तो ग्लास कटर में यूज किया जाता है, ग्लास के जो कटर होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है? इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेट्राहेड्रॉन जो है, इसके जो अरेंजमेंट है क्या है? टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन मतलब 4 इसके हेड होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और एक ऐसे पीछे की ओर होता है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रॉन एक स्ट्रक्चर ये बनाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जान लीजिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? क्योंकि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक कार्बन एटम, ठीक है, 4 से जुड़े होते हैं, 4 ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो इसमें कोई जब एक कार्बन एटम एक पूरी कंप्लीट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये भी 4 से जुड़ा हुआ है, सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये क्या होता है? इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी यही कारण है ये क्या होती है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। अब चलिए हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया है किसका? यह है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो डायमंड के स्ट्रक्चर से बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप लोग ये हेक्सागोन रिंग बनाया है। कैसा रिंग बनाया है? हेक्सागोनल, ठीक है। ये एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ठीक है। और मैंने आपको ग्रेफाइट में बताया कि वो हेक्सागोनल रिंग नहीं बनाता है, ठीक है। वो कैसा रिंग बनाता था? तो वो रिंग बनाता था आपका तो टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो वो टेट्राहेड्रॉन आपका स्ट्रक्चर बनाता था। और इसकी बात करते हैं तो ये कैसा रिंग बना रहा है? तो ये बनाता है हेक्सागोनल रिंग। देख सकते हैं आप हेक्सागोनल, क्योंकि इसके 6 साइड्स हैं, ठीक है, 3, 4, 5 और 6। तो ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ठीक है। और कुछ बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें भी जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें भी ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें भी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो
इसमें जो होता है ना वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं। क्यों वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं? देखिए ये कार्बन एटम्स है, ये कार्बन, ये देखिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके बीच में, यानी ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट है, क्या है? फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, फ्लैट लेयर है, देखिए फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम, ये फ्लैट लेयर, ये भी फ्लैट लेयर, ये भी फ्लैट लेयर। इसके बीच में जो ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कार्बन एटम दूसरे एटम से कंबाइन होंगे, तो ये भी जो भी कंबाइन होगा ना, इसमें क्या होगा? वीक वान डेर वाल्स फोर्स, वीक वान डेर वाल फोर्स। इसके बीच में वीक वान डेर वाल क्या होगा? फोर्स होगा। तो ये जो वीक वान डेर वाल्स फोर्स आपके हैं, ये भी जो भी वीक वान डेर वाल्स फोर्स हैं, इसकी वजह से, ठीक है, देखिए जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स, यानी ये जो कार्बन एटम्स है, ये जो कार्बन एटम्स एक दूसरे के बीच में, यहाँ पे ये कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम्स, ये कार्बन, इसके बीच में तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ये जो बॉन्ड होंगे, इसमें क्या है? वीक वान डेर वाल फोर्स, ठीक है, वीक वान डेर वाल फोर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं इसमें एक कार्बन एटम, देख सकते हैं एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? तो आपका केवल 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ओनली 3 कार्बन एटम से। तो जब 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। तो एटलीस्ट 4 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। अगर 4 कार्बन एटम से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इजिली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास कर जाती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये वीक वान डेर वाल्स फोर्स होने की वजह से इसमें ये क्या होता है? सॉफ्ट भी होता है। क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। डायमंड क्या होता है? बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, इसमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, ठीक है। इसकी भी ये इसका यूज क्या क्या होता है? तो इसका ये यूज होता है आपका, देखिए पेंसिल्स का जो बनाया था, पेंसिल बनाने में, लुब्रिकेंट के यूज में किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इसका यूज होता है सेल बनाने में, जो बैटरी बनती है सेल, ठीक है, ड्राई सेल्स जो बनाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह में, और मतलब बहुत सारे अपार्टस हैं बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग का अगला है बकमिस्टर फुलरेन। चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका बकमिस्टर फुलरेन। तो ये बकमिस्टर जो फुलरेन होता है, इसमें क्या होता है? 60 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी इसमें टोटल 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, 60 सी एटम्स, ठीक है। यानी 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? इसमें कंबाइन होते हैं, 60 कार्बन एटम, ठीक है। और ये फुटबॉल शेप का होता है। कैसे? देखिए इजीली फुटबॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये कैसा शेप होता है इसका? फुटबॉल शेप, फुटबॉल शेप, ये फुटबॉल शेप होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम्स क्या होते हैं? इंटरलॉक होते हैं। और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना है। देखिए हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसमें हेक्सागोनल भी होता है और पेंटागोनल भी होते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल, तो इसमें 20 हेक्सागोन्स होते हैं। कितने हेक्सागोन्स होते हैं? 20, याद रखेंगे, 20 हेक्सागोन्स। तो 20 हेक्सागोन्स होते हैं और 12 क्या होते हैं? 12 पेंटागोन्स, 12 पेंटागोन्स स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, ठीक है। यह जो होता है, यह एक डार्क सॉलिड होता है। कैसा होता है? यह एक डार्क सॉलिड होता है। यानी बकमिस्टर फुलरेन क्या होता है? डार्क सॉलिड होता है। कैसा? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड होता है। दूसरी चीज़, ये न ही सॉफ्ट होता है और न ही हार्ड होता है, न ही सॉफ्ट और न ही हार्ड, दोनों नहीं होता है ये। मतलब जैसे डायमंड मैंने बोला, ये कार्बन का जो एलोट्रॉप है बहुत ही हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। तो ये नाइदर सॉफ्ट नॉर
नाइदर सॉफ्ट नॉर हार्ड, नहीं सॉफ्ट होता है और नहीं हार्ड होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट भी नहीं होता है और हार्ड भी नहीं होता है। अगर हम बकमिंस्टर फ्लोरीन को हम जला दें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, केवल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस सीधे बनेगी। इससे ये पता चलता है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है वो प्योर कार्बन से बना होता है, प्योर कार्बन, इसमें केवल कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम्स होने की वजह से ये डायरेक्ट क्या होता है, जलाने पे डायरेक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।